So, hi students, welcome back. Today we are going to just continue our previous chapter that we were doing in the previous class, that was human capital formation. तो अभी तक हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंट्रोडक्शन देखा था कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो आइए एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। हमने देखा था कि फिजिकल कैपिटल जो होती है वो हमारी टैंजिबल फॉर्म ऑफ कैपिटल होती है, जैसे कि आपकी मशीनरी, प्लांट, लैंड, जो कि आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है वो इनटैंजिबल होती है, कि आप एक पर्सन की स्किल्स को, उसके टैलेंट को, उसकी नॉलेज को एक विजिबल फॉर्म में नहीं देख सकते हो। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल कैपिटल होती है वो उसके ओनर से सेपरेट हो सकती है। आप किसी से मशीनरी खरीद सकते हो और आप उसके नए ओनर बन सकते हो। सो दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन कैपिटल होती है दैट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम द ओनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। जैसे आप किसी की इंटेलिजेंस आप नहीं पोजेस कर सकते, अगर उस पर्सन में कोई एक टैलेंट है तो वो उसका टैलेंट है। दैट टैलेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। उसके बाद हमने पढ़े थे हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो हमारे सोर्सेज में सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट कौन से सोर्सेज थे? पहला था आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और दूसरा कौन सा था? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। टोटल हम 5 सोर्सेज की बात कर रहे थे, बट ये दोनों जो थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थे। तो आइए मेरे साथ एक बार 5 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिपीट करिएगा। पहला वाला आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, फिर आपका था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप बात करते थे कि एम्प्लॉयर जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड बाद में वो एक्सपेक्ट करता है कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में ही रिटेन हो ताकि उससे बेनिफिट्स रिट्रीव करे जाएं। उसके बाद हमारा था एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और लास्ट हमारा था एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमें ह्यूमन कैपिटल क्यों फॉर्म करनी चाहिए, ऐसा क्या है, इंपॉर्टेंस है इसका। सबसे पहले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? द इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज फर्स्ट वन, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जब तक आपकी ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट नहीं होगी वो आपकी फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो until and unless आपकी ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट नहीं है, उसे पता नहीं होगा कि प्लांट, मशीनरी, इनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तब तक वो फिजिकल कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल depends extensively on the human capital formation, कि physical capital that is machinery और plant किस हिसाब से use होंगे वो हमारी human capital पे depend करता है। The physical capital can be created only by means of hard and intelligent work of the human capital economy। तो अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल जो है उसको इंटेलिजेंटली, उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करेगी, तभी आपकी फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का लेवल उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। Human capital formation raises the productivity and production as knowledgeable and skilled worker make better use of resources। तो ये फिर से आपका फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करता है कि अगर जो वर्कर है वो नॉलेजेबल है, वो स्किल्ड है, वो एक एक्सपर्ट है, तो वो आपके फिजिकल कैपिटल को, दैट इज आपकी मशीनरी, आपके प्लांट को इफेक्टिवली यूज कर पाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो वो आपके फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली यूज कर पाएगा। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द पीपल। It depends on what? It depends on the technical skills of the people, which can be acquired only by the means of education, training and maintaining the health of the people। आपका जो हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल हमारी टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, तो वो हमारी फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज करेगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट आपका आता है इसमें इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिम्युलेट्स
the innovation and creates ability to absorb new capital, new technology. So अगर आपकी human capital जो है वो क्या stimulate करती है, invention या innovation, कि जो humans है they come up with new things, they come up with new ideas of doing things, they come up with new technology also. और human capital जो है, जो people होते हैं, workers होते हैं, they are able to absorb new technology also. So that is why we need a good human capital formation. So the availability of educated labor force facilitate adoption to new technology. हाँ, पहले एक एक पॉइंट करके इसको नोट करो साथ साथ. आई डोंट वांट यू गाइस टू लैग और टू जस्ट बी बिहाइंड एंड यू आरंट नोटिंग डाउन. आई डोंट वांट दैट फ्रॉम यू गाइस. तो पहले सारा ये एक नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करना. अपने नोट्स मिस आउट मत करना कभी. ये आपको सेकंड पॉइंट पॉज करो और नोट करो, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन. फोर्थ पॉइंट आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स. So the knowledgeable, skilled and physically fit people, कौन knowledgeable, skilled and physically fit people are powerful instruments of change in the society. Economic development of a country depends on the mind of the people and their changing attribute towards creating a will फॉर डेवलपमेंट. कि जो मॉडर्नाइजेशन है, सो क्या हुआ कि नॉलेज और स्किल और फिजिकली फिट पीपल जो है दे आर अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द चेंज इन सोसाइटी. जितने ज़्यादा लोग एडुकेट होंगे, जितने ज़्यादा लोग नॉलेजेबल होंगे, उतना वो नेशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उतना वो नेशन को आगे डेवलप करने का सोचेंगे. तो पहले आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास इतनी एजुकेशन तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पे देयर वाज सो मच डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड women. आज के टाइम पे आप देखेंगे कि men and women are almost treated equally. क्यों? क्योंकि सोसाइटी अब हमारी मॉडर्न हो गई है, हमारी सोच मॉडर्न हो गई है, हमारा थॉट प्रोसेस मॉडर्न हो गया है. ओके, सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स. Then increase in life expectancy. So formation of human capital raises life expectancy of all the people. Health facilities and availability of nutritive food enable people to live a healthy and a लॉन्ग लाइफ. कि जितनी उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, जितनी उनको हेल्थ के बारे में नॉलेज दी जा रही है, उसकी वजह से दे आर एबल टू लिव अ बेटर एंड अ healthy life. Okay, so the formation of human capital raises the life expectancy. Life expectancy मतलब क्या होता था हमारा, the number of years a person is expected to live. तो पहले ज़माने में life expectancy was as low as like 45 years या 46 years. क्यों? क्योंकि लोगों के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी, ना कुछ उनको प्रिवेंशन दी जाती थी, ना उनको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती थी, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स होते थे, तो लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड ही नहीं होती थी. बट आज के टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड हो रही हैं विच इंक्रीजेज द देयर रेट ऑफ लिविंग, कि आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 67 to 68 years. Okay. So next, it improves the quality of life. So the quality of population depends upon the level of education, health of a person and skill formation acquired by the people. तो अगर एक person resourceful है, knowledgeable है, talented है, उसके पास किसी ना किसी चीज़ की expertise है, so he lives a better quality of life because वो किसी चीज़ में expert है तो market में उसकी demand भी ज़्यादा होगी. अगर वो educated है तो companies उसको employ करना चाहेंगी, they would like to use him as a resource, so वो उसको employ करेंगी, उसको good pay packages देंगी, तो this improves the quality of life of the person. So that is why it is very important कि आपकी human capital जो हो वो form हो in a better way. Then the control of population growth. It has been observed that educated person have smaller families as compared to illiterate person. क्योंकि अगर person को proper education है, उसको proper knowledge है, तो वो कहीं ना कहीं आपके birth control में भी help करता है. So population का जो growth rate increase हो रहा था, वो अब थोड़ा सा low level पे जा रहा है, क्योंकि government भी various campaigns issue कर रही है regarding population growth, birth control. तो आप देखेंगे कि एक educated person है, उसके maximum to maximum 2 बच्चे होंगे, whereas the uneducated person है, so उनके 5, 6, 7 they have a lot of kids because they aren't educated enough to take the measures. Okay,
सो ये आपके पॉइंट्स थे, आपने प्रीवियस 3 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, आप प्लीज वन बाय वन इन्हें भी नोट कर लीजिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, देन आपका इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, improves quality of life, and then control of population growth. Okay, so now we move on to our next question. अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिकली हम एक बार अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं वापस। So we have done a basic introduction, हमने meaning of human capital कर लिया है, then human capital and economic growth हम देख चुके हैं, sources of human capital देख चुके हैं और importance देख चुके हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कि हम देख चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इट इज़ फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर greater life expectancy, then it is also for higher production and productivity and better utilization of the physical capital. बट ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में हम क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र कर सकते हैं, अब हम वो एक बार डिस्कस करते हैं। सो द वेरियस प्रॉब्लम्स of human capital formation are insufficient resources. The resources allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required. कि जितने resources हमें चाहिए human capital को form करने में, उसको build up करने में, उतने resources economy में है ही नहीं। So due to this reason, the facilities for the formation of human capital have remained grossly inadequate. कि हम कह तो रहे हैं human capital form करो, human capital form करो, give them better education, give them better health facilities, give them better resources, but इतने resources हमारे पास है ही नहीं जितने हमें ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए चाहिए। सो देयर इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, देन सीरियस इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज मतलब कि हमारा जो जितना लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इससे है वो फुलफिल नहीं हो रहा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज as capabilities of educated people are either not made use in case of unemployment or are underutilization in case of underemployment. Massive illiteracy, non-education of many children, poor health facilities are other inefficiencies which have not been attended to adequately and properly. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे प्रॉपर जो हमारे एजुकेटेड पर्सन है उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन सोसाइटी में नहीं हो रहा। दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो एजुकेटेड है यहाँ तो वो एम्प्लॉयड नहीं है, कि इनफ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है मार्केट में उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, या अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब दे आर नॉट इवन बीइंग पेड फॉर द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस दे हैव। सो इससे हमारी रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट बीइंग एडिक्वेटली यूटिलाइज्ड और एडिक्वेटली एक्सप्लॉयटेड। उसके बाद वो कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ मैसिव रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी इन द इकोनॉमी, और इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अटेंड नहीं हो पा रहे, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। सो सीरियस इनएफिशिएंसीज किस में है? इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। देन द थर्ड प्रॉब्लम इज ब्रेन ड्रेन। ये प्रॉब्लम तो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। आप देख रहे होंगे मोस्टली सब लोग कहते हैं हम तो यूएस जाके पढ़ेंगे, हम तो कनाडा जाके पढ़ेंगे, हम वहाँ जॉब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी कंट्री का रिसोर्स है वो सारा रिसोर्स तो बाहर जा रहा है। फिर आप बाद में कैसे करते हैं, कहते हैं कि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज नॉट अ वेरी गुड कंट्री टू लिव इन। क्योंकि आप लोग जिन्हें जो एजुकेटेड है, जिन्हें बेसिकली चेंज लाना चाहिए कंट्री में, आप लोग तो बाहर चले जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो हु इज गोना ब्रिंग द चेंज? सो द मेजर प्रॉब्लम दैट्स प्रिवेलिंग दीज डेज इज दैट ऑफ अ brain drain problem. So people migrate from one place to another in search of better jobs, opportunities and handsome salaries. It leads to the loss of quality of people like doctors, engineers, etc. who have high caliber and are rare in developing countries. The cost of such loss of human capital quality is very high.
वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि बेसिकली पीपल माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ क्वालिटी और बेटर सैलरीज और बेटर एनवायरनमेंट, बट इससे क्या हो रहा है कि हमारे को जो ह्यूमन कैपिटल की लॉस की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सो ये बाहर चले जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर इतना हाई कैलिबर इंडिया का बाहर जा रहा है तो इंडिया में डेवलपमेंट कौन लाएगा? तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे प्रिवेल कर रही है। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी? हमने सबसे पहले पढ़ा इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज ही हमारे पूरे नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा सीरियस इनएफिशिएंसीज, कि जो हमारा फॉर्म भी हो रहा है उसको भी हम एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। थर्ड हमने पढ़ा ब्रेन ड्रेन। उसके बाद फोर्थ आइए हाई ग्रोथ ऑफ population. So the continuous rise in population has adversely affected the quality of human capital. It reduces the per हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पर पर्सन रिसोर्सेज जो है वो हमारे ओवरऑल कम होते जा रहे हैं। सो द कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट रिड्यूसेस द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा सेवरल इम्बैलेंसेस। सो अ ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन which is meant for few people as compared to primary and secondary education. Due to the reason, just a second, due to the reason general productivity of the economy has remained low. अब several imbalances में वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हमारे ज़्यादातर resources हैं वो कहाँ पे employ हो गए? वो employ हो गए हमारी higher education, that is in terms of college and post graduation. तो हमारे ज़्यादा resources यहाँ पे employ हो गए, जबकि ये रिसोर्सेज जो हैं बेसिक एजुकेशन लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे एम्प्लॉय होने चाहिए थे, क्योंकि जो लोग हायर एजुकेशन लेंगे उनके पास ऑलरेडी उतना रिसोर्स है कि वो हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सके। ओके, बट जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारे रिसोर्सेज उस एजुकेशन में ज़्यादा डिप्लॉय होने चाहिए। इसमें वो यही कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन विच इज मेंट फॉर अ फ्यू पीपल as compared to primary and secondary. So primary और secondary education that is आपकी class 12 तक की education जो है उसमें ज़्यादा resources employ होने चाहिए, because that is the basic, that is the ground level education that is required. और जो higher education है उसकी facility सिर्फ कुछ section of the society ही ले पा रहा है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन ले चुका है, सेकेंडरी ले चुका है, अब उसको हायर करनी है। तो वो कह रहे हैं कि there is several imbalance in the resource utilization. Then lack of proper manpower planning. There's an imbalance between the demand and the supply of human resources of various categories, especially in highly skilled personnel. The absence of such balancing has resulted in wastage of resources. तो वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल की डिमांड और उसकी सप्लाई में है देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, कि प्रोबेबली द डिमांड इज लेस एंड द सप्लाई इज बिकमिंग more. So in especially in case of highly skilled personnel, the absence of such balancing has resulted in wastage of resources. ये हमने second point में भी पढ़ा कि जो educated resource भी है हमारे पास, हम उसका proper utilization नहीं कर पा रहे, या तो enough job opportunities नहीं create हो रही, तो इसीलिए there is unemployment, या जो job opportunities create भी हो गई हैं, जो job opportunities society में prevail भी कर रही हैं, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, कि लोगों को एम्प्लॉय करा जा रहा है बट उनको प्रॉपरली उसके लिए रिवॉर्ड नहीं करा जा रहा। सो देयर इज नो प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। Then weak science and technology. So in respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the fields of science and development of modern technology. कि इस फील्ड में ज़्यादा जो है एजुकेशन, ज़्यादा प्रमोशन नहीं है एजुकेशन का इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, सो अब मैं एक बार फिर से आपको पॉइंट्स दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पेज के आपने लिख लिए थे। कम डाउन टू योर फोर्थ पॉइंट, राइट इट डाउन फ्रॉम हियर। Just pause the video here and just write it down. Okay. Then आपका ये fifth point,
वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और लिखो। देन आपका 6th पॉइंट, वीडियो को पॉज करो इधर। देन आपका 7th पॉइंट, इट्स अ वेरी स्मॉल वन ऑन दिस पेज, तो इसको पॉज करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। So just pause down here. This is a continuation of the 7th point. Okay. So एक बार आइए मेरे साथ फिर से रिपीट करिएगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहला, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। उसके बाद फोर्थ जो है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसकी वजह से पर कैपिटल रिसोर्स जो है वो रिड्यूस डाउन हो जाता है। देन 5th पॉइंट इज योर सेवरल इम्बैलेंसेस। देन 6th पॉइंट इज द लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग and 7th point is weak science and technology. Okay, so these are the 7 points. I am assuming कि आप लोग सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके की पॉइंट सिर्फ लिख रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप जो अभी तक ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे डिफर करता है, हम उसकी बात करेंगे अब। सो द टर्म्स ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट साउंड सिमिलर बट बोथ डिफर फ्रॉम ईच अदर। हाउ डू दे डिफर? So human capital considers education and health as a means to increase the labor productivity. So human capital के हिसाब से क्या है? Human capital कहता है कि हमें education और health care facilities चाहिए for the formation of human capital or to increase the productivity of the labor. On the other hand, according to human development अब क्या कह रहा है? Education and health are integral to human well-being because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and a healthy life, they will be able to make better choices in terms of value. So अब there's a very thin line of difference. So capital क्या कहता है कि education and health जो है they are a means, कि ये जो है ये sources हैं to increase the labor productivity. और डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट कहता है ये कोई सोर्सेज या ये कोई मीन्स नहीं है, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जो कि ह्यूमन का वैसे भी फॉर्म करना चाहिए। कि ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग, कि जब तक पर्सन एजुकेटेड नहीं होगा, जब तक उससे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी नहीं जाएंगी, वो रिसोर्सेज का वैसे भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है? वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नेसेसरी है, ये हमारे एक तरीके से सोर्स है ऑफ इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। और डेवलपमेंट क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं ये कोई सोर्स नहीं है, ये जनरली ही इंटीग्रल है, लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for the human well-being, because until and unless a person is not educated and the person is not healthy, he will not be able to make better choices in life. Okay, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें क्या है हमारा? सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स, वो ह्यूमन बींग्स को एज अ मीन्स, एज अ रिसोर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ट्रीट करते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। However, according to the human development, human beings are ends in themselves. Okay, so human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment does not result in higher level of productivity. So human capital क्या लेता है? human capital लेता है कि human beings जो हैं वो resources हैं, ठीक है, दे आर अ मीन्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसीलिए तुम उनकी हेल्थ में, उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करो ताकि वो जो है लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। तो अगर वो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होता तो वो कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इज अ वेस्टेज, इट्स अ डेड लॉस।
बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है वो वैसे भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंटीग्रल है एंड यू शुड वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच विल एट द एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ में भी एजुकेशन में भी लेकिन आपका ओवरऑल आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, सो यू शुड नॉट कंसिडर इट एज अ डेड लॉस बिकॉज these investments are for the welfare of humans as a whole and at the end it will result in the development of human beings and further the increase in the level of society। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्फ, the human development should be increased through investment in education and health even if such development does not result in higher productivity। Therefore, according to the human development perspective, every individual has a right to get basic education and healthcare irrespective of the contribution to the labor productivity। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली एक वाइडर टर्म पे बात करता है, वो एक वाइडर वेलफेयर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अगर आपका इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी नहीं भी हो रहा, अगर आपका ये लो लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहा है, तब भी हेल्थ और एजुकेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग के बेसिक राइट्स हैं एंड irrespective whether the investment in these two things is contributing to the level of productivity or not, every human being is entitled to the basic right of health and education। okay, सो ये हमारी दो टर्म्स थी, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको याद रखना है ह्यूमन कैपिटल एक बहुत कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। वो सोचता है कि ह्यूमन बीइंग बस रिसोर्स है, आपको इस रिसोर्स में इन्वेस्ट करना है ताकि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। अगर ये रिसोर्स आउटपुट इंक्रीज नहीं कर रहा तो मतलब ये डेड रिसोर्स है। Whereas on the other hand ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स का इंटीग्रल राइट है टू एजुकेशन एंड हेल्थ, चाहे वो आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, सो आपको ये दो टर्म्स क्लियर हो गई, इसका डिफरेंस आए तो आप लिख सकेंगे। ओके, सो आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस डिस्कस की, प्रॉब्लम डिस्कस की और हमने ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस डिस्कस किया। सो अब हम बात करते हैं आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड for the different form of government intervention in education and health sector, कि is there a need for the government intervention in education and health sector, क्या गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना है, इंटरवीन मतलब दखल अंदाजी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। सो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ अज्यूम ग्रेट रोल, जिससे सेकेंड आपने ऊपर वाला चीज लिखा, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ फिर से। सो दिस वाज योर 8th क्वेश्चन। आप लोग एक बार यहाँ पॉज करिए वीडियो को एंड जस्ट राइट दिस डाउन फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, इसको पहले लिख लीजिए। देन ये आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसको लिखो। पॉज द वीडियो हियर एंड राइट इट डाउन। देन वी मूव ऑन। ये आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही कंटिन्यू हो रहा है, जस्ट राइट दिस डाउन फर्स्ट एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन पार्ट। ओके, ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू विद द 10th क्वेश्चन। मेरे से स्किप हो गया था आप लोगों को दिखाना लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सो दैट इज व्हाई आई शोड इट अगेन। So the expenditure on education and health assume a great importance on the formation of human capital. To ensure favorable benefit of such expenditure, government intervention is important because of the following. वो कह रहे हैं कि education और health जो है वो integral है for the formation of human capital। Since ये इतने integral है, since ये इतने important है, तो इसलिए हमें government intervention चाहिए। क्यों चाहिए? Because of these following reasons. The expenditure on education and health make substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. For example, if a child
is admitted to a school or a healthcare center and requires services are not provided in such institute, then substantial amount of damage would have been done before the decision is taken to shift the child to another institution. वो कहते हैं कि अगर suppose करो child he needs some education facilities or some healthcare facilities, उसको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, अगर वो एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ पे उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाता, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, then you will have to shift him to some other health institution. So this shifting, this transportation would involve a huge cost and it would also risk the life of the child. So आप पहले ये नोट करो, the expenditure on education and health make a substantial long term impact and they cannot be reversed. तो जब मैं आपको कुछ समझा रही होती होंगी, आप प्लीज उस टाइम उसको समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको अब वीडियो पॉज करके नोट करना है, बिकॉज मैं पूरा आंसर समझाने के बाद आपको 1 by 1 पॉइंट्स दिखाती रहूंगी और फिर आप उसको नोट करना. सो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए समझने की. ओके तो मैं अभी इस आंसर को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक करके पॉइंट्स दिखाऊंगी, तब तक आप आगे सेकेंड पॉइंट पे आइए. So individual consumer of these services do not have a complete information about the quality of services and their cost. Okay. So individual consumer do not have a complete information about the quality of service and cost. So इसीलिए government has to intervene so that these services are provided in the best possible manner and the लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ही इन्फ्लेटेड रेट पे प्रोवाइड करी गई हों, बिकॉज दीज आर द इंटीग्रल, दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज दैट ह्यूमंस नीड. सो इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो एक मिनिमम रेट पे प्रोवाइड होनी चाहिए विद द बेस्ट क्वालिटी. The provider of education and health services may acquire monopoly power and may get involved in exploitation. अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? वो इस चीज पे मोनोपोली ले लेगा कि सिर्फ वही प्लेयर है मार्केट में, तो वो इस चीज को सिर्फ अपना सेक्टर देखेगा एंड देन दे विल लुक फॉर ओनली द प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो इसीलिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन ताकि ये जो मोनोपोली है ये cut off हो सके. So the role of the government is important to ensure that the private providers of these services adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct prices. So government को intervene करना पड़ता है private sector को control में लाने के लिए, private sector को संभालने के लिए, ताकि वो monopoly ना exercise करे and they should not charge such exorbitant prices कि उसको human beings afford ही ना कर सकें. Okay, so एक बार मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ फिर से. So this was the introduction paragraph. Just pause the video and note it down. Then your first point. This is the continuation of the first point itself. ऊपर वाला paragraph आपका pause करो. Then this is your second point. Then the third point and the conclusion paragraph. Okay. So again I am focusing on the fact that please complete all your notes. मैं आपको क्लास में साथ साथ इसीलिए नहीं लिखवाती हूँ ताकि आपका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, आप पहले चीज़ों को प्रॉपर्ली समझें, आपके ऊपर ये स्ट्रेस ना हो कि आपको नोट्स लिखने हैं या कुछ भी है, तो आप पहले समझा करो और उसके बाद मैं आपको ये 1 by 1 करके पॉइंट्स दिखाऊंगी, आप फिर उन्हें आराम से नोट डाउन कर लिया करो. ठीक है. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. मेंशन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन each that regulate the health and the education sector. So in the मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ सेक्टर को केटर करती है और एजुकेशन सेक्टर को केटर करती है. सो इन एजुकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल
एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन की तो आपको पता होगी जिसकी आप बुक रेफर करते हैं, दैट इज एनसीईआरटी. सो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं. वो आपसे पूछ सकते हैं विच आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंटरवीन इन द एजुकेशन सेक्टर, या विच आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरवीन इन द हेल्थ केयर सेक्टर. सो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, that is NCERT, University Grant Commission, that is UGC, and the All India Council of Technical Education, that is AICTE, regulate the education sector. So कौन सी पहला आपका NCERT, वहाँ सिर्फ NCERT मत लिख के आना, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, then you write the abbreviation. So the National Council of Educational Research and Training, NCERT, then UGC, University Grant Commission, then third one was AICTE, that is All India Council of Technical Education. तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है जो एजुकेशन सेक्टर में इंटरवीन करती है. अब आपकी हेल्थ केयर सेक्टर में कौन सी इंटरवीन करती है? So in the health, the ministries of health at the union and the state level department of health, मतलब वो दोनों में standard beginning कर रहे हैं कि the state level and the central level and the department of health intervenes, and various organization like Indian Council for Medical Research regulate the health sector. तो जब इसमें वो आपसे पूछेंगे कि नेम 2 ऑर्गेनाइजेशंस, तो अब आपको एक तो पता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरा आप लिखेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मिनिस्ट्रीज रेगुलेट द हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो आज की क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी के जो थोड़े पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, देन आई हैव टू डिक्टेट यू गाइज अ फ्यू 1 मार्कर क्वेश्चंस आल्सो एंड अ फ्यू हॉट क्वेश्चंस आल्सो, एंड आई विल आल्सो बी गिविंग यू गाइज अ समरी ऑफ द चैप्टर, कि आपको जो मैंने सेपरेट नोटबुक मेंटेन करने को बोली थी, अगर आप में से किसी ने वो नहीं की होगी तो मैं आपको वो समरी दूंगी, आप अपनी एक अलग नोटबुक पे या अलग पेज पे वो समरी लिखेगा, एंड मेक श्योर कि आप हर एक चैप्टर को पकड़ो, उसकी समरी एक दिन में पढ़ो. समरी पढ़ने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे. आपको पॉइंट्स याद करने होंगे, बिकॉज थ्योरी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा, आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो, तो आपको पॉइंट्स याद करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. तो आप वो समरी में से हर ऑल्टरनेट डे बांध देना कि आज मेरे को मंडे, वेंसडे, फ्राइडे इंडियन इकोनॉमिक्स की समरी पढ़नी है. सो आप मंडे को एक चैप्टर की पढ़िए, ट्यूसडे को सेकंड चैप्टर की पढ़िए, सॉरी वेंसडे को सेकंड की पढ़िए, एंड देन फ्राइडे को थर्ड की पढ़िए. नेक्स्ट वीक उसको फिर से एक बार रिपीट करो, फिर नया चैप्टर उठाओ, बट डोंट लीव द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. तो समरी से आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा. So how can the expenditure by the government on education be expressed? कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया ऑन द एजुकेशन सेक्टर. सो द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. पहला, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर था. ओके, सो इट इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट. ड्यूरिंग 1952 to 2014 इट इंक्रीज फ्रॉम 7.9 to 15.7. सो आपका पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर में एजुकेशन का एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज हो गया. 1954 में वो 7.92 था, एंड देन अब वो 15.7 हो गया है. एक सेकेंड दीजिए मेरे को. ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें आते हैं. पहला हमने पढ़ा एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. देन वी आर डूइंग as a percentage of the GDP. So as a percentage of the GDP, it expresses the proportion of income spent on the development of education in the country. During 1952 to 2014, it increased from 0.64 to 4.7. So GDP का as a percentage देखें तो 0.64 था in the year 1952, और in the year 2014 वो कितना हो गया 4.13. तो ये आप एक बार क्वेश्चन नोट करो. सो फर्स्ट पॉइंट इसका है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट.
and the second point is as a percentage of the GDP. So just pause the video here and note this down. सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे पॉज करो और इसे नोट डाउन करो. सो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. हमारे जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ 1 मार्कर और हॉट्स क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूंगी along with the summary of the chapter. So just complete down your notes and I'll see you guys in the next class. Thank you so much.